Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Channel Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आ चुके दोबारा से लाइक सब्सक्राइब एंड चेक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है, टॉपिक है पाकिस्तान मीका एग्रीमेंट एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अभी एंड नहीं, और इसके जो थंबनेल है उसके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि इंडिया फिनिश्ड, तो क्वेश्चन मार्क भी जो है वो है। इस डील से क्या इंडिया जो है वो फिनिश्ड होगा? आई डोंट थिंक सो गाइज। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं कि भाई इससे इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। भारत अब कभी भी ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर पाएगा। ट्रम्प मिडिल ईस्ट को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। और ये सब होने वाला है एक डॉक्यूमेंट की वजह से। 7 अगस्त 2026 को दुनिया के 3 मुस्लिम देशों के लीडर्स मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और एर्दोवान ने मेक्का में एक अग्रीमेंट साइन किया है। इट्स कॉल्ड मेक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट, जिससे अगर कल फिर से पाकिस्तान पहलगाम जैसी हरकत भारत में करता है और उसके रिस्पॉन्स में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो सऊदी और तुर्की पाकिस्तान की मदद करने आ सकता है। तीनों देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा है कि किसी एक पर अटैक यानी बाकी दोनों पर भी अटैक। ये पैक्ट स्पेशल है क्योंकि ये पैक्ट दुनिया के सुन्नी मुस्लिम देशों को एक साथ लाता है। पिछले साल हमने कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े कदम नहीं उठा पाए। पिछले साल इसमें सिर्फ सऊदी ही शामिल था, अब तुर्की भी इस पैक्ट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस सब से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है? भारत, इजराइल या यूएसए? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हम जियोपॉलिटिक्स को एक आसान भाषा में समझाना चाहते हैं। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो फिर प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का, ताकि कंटेंट आपके फीड से निकल जाए और अच्छा स्मार्ट कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed a new defense pact with language that sounds strikingly familiar. Does this alliance offer a viable alternative to the security umbrella promised by Washington? And we are ready to lay down our lives. Ongoing Iran war has been causing insecurity for the Gulf states. Armed attack against one will be considered an attack against all three. का तरीका बदल सके। चैप्टर 1, अग्रीमेंट क्या है? 7 अगस्त 2026 इस्लाम के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मेक्का में 3 देशों के लीडर्स मिलते हैं, तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं जो शायद दुनिया को बदल सकता है। दिस इज मेक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की जो डिटेल्स अभी सामने आए हैं उसमें से ये एक लाइन सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। एनी आर्म्ड अटैक अगेंस्ट एनी वन ऑफ द 3 स्टेट्स शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल, यानी तीनों में से किसी भी एक स्टेट पर अटैक यानी तीनों स्टेट्स पर अटैक माना जाएगा। पिछले साल 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी ने एक सिमिलर अग्रीमेंट साइन किया था। ये अग्रीमेंट उसी का एक्सटेंशन है और अब इसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है। ये अग्रीमेंट डिफेंसिव इन नेचर है, मतलब यहाँ ये साफ कर दिया गया है कि अगर कोई वॉर पाकिस्तान शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली सऊदी या तुर्की उसमें नहीं शामिल होंगी। लेकिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी मदद लगती है वो ये देश एक दूसरे को करेंगे। एक पार्टनरशिप तभी स्ट्रॉन्ग कहलाती है जब हर पार्टनर के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ हो। इस पार्टनरशिप के 3 हिस्से हैं, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान। चलिए देखते हैं कि इन तीनों देशों के पास देने जैसा क्या है। सऊदी सबसे रिचेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ नेशन है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। और तुर्की एक नेटो मेंबर स्टेट है जिसके पास खुद की एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तुर्की के सोर्सेस कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 3 देशों को रहने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट और देशों को भी इस पैक्ट में वेलकम किया जाएगा। नाउ द थिंग इज, पाकिस्तान कभी ये मानता ही नहीं है कि वॉर उन्होंने शुरू की है, वो तो हमेशा सारा ब्लेम भारत पर ही डाल देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग टू प्ले आउट। इन 3 देशों के साथ इजिप्ट को जोड़ा जाए तो उन्हें एक साथ R4 अलायंस कहते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि कतर, कुवैत, अजरबैजान, सीरिया, जॉर्डन ये देश भी जल्द ही ज्वाइन हो सकते हैं। यानी एक इस्लामिक नेटो बन रहा है। इससे होगा क्या? एक हैंडीकैप मैच शुरू होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1-on-1 नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब इंडिया 3 का मुकाबला कर पाएगा। ये ग्लोबल चेस बोर्ड काफी सिंपल था। हर प्लेयर के अपने अपने प्रेडिक्टेबल मूव्स थे। वॉशिंगटन के पास सैंक्शंस थे, तेल अवीव के पास मोसाद और पाकिस्तान के पास टेररिज्म। इन प्रेडिक्टेबल मूव्स की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक्स पॉसिबल थे जो लोकलाइज्ड हुआ करते थे। बेसिकली एक ऑल आउट वॉर नहीं, एक टेम्पररी बैटल या फिर कॉन्फ्लिक्ट और फिर वापस शांति।
लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब एक टारगेट को हिट करने पर अटैक तीनों दिशाओं से हो सकता है। सऊदी अब्रप्टली अपना ऑयल सप्लाई बंद कर सकता है। टर्किश ड्रोन से इंडियन सिटीज पर अटैक हो सकता है। और जैसे जैसे और देश इस अग्रीमेंट में जुड़ेंगे वैसे ही इंडिया के लिए चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। ये सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का एक हॉस्टाइल टेकओवर है, जहां इन मुस्लिम देशों ने अब कह दिया है कि हमें वेस्ट की जरूरत नहीं है, अब हम चीजें खुद हैंडल कर सकते हैं। और इससे नुकसान जैसे इंडिया का हो रहा है वैसे ही अमेरिका का भी हो सकता है। कैसे? चलो अगले चैप्टर में समझते हैं। चैप्टर 2 द अमेरिकन मिस्टेक। जैसे पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है, वैसे ही अग्रीमेंट सऊदी ने एक और देश के साथ भी किया था, और वो देश है अमेरिका। छींक आने लगी थी। नहीं है। 1951 में हुआ था म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, जहां सऊदी ने अमेरिका को रिलायबल ऑयल सप्लाई देने का वादा किया था, ऑयल को यूएस डॉलर्स में बेचने का वादा किया था, और बदले में यूएस ने सऊदी अरेबिया में एयरफील्ड्स बनाए जिनसे वो इन ऑयल फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर पाए। अब पिछले हफ्ते हुथीज ने अरामको के ऑयल फील्ड्स पर अटैक किया। अब सऊदी पूछता है कि बॉस, उस वादे का क्या हुआ जो तुमने मुझसे इतने सालों पहले किया था? वेयर इज द प्रोटेक्शन? ट्रम्प के अंडर अमेरिका इस साल एक के बाद एक मिस्टेक्स करता जा रहा है। मिस्टेक नंबर 1, ईरान को वेनेजुएला समझने की मिस्टेक। अमेरिका ने सोचा था कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला में मदुरो को उठाया था और 2 से 3 दिनों में ऑपरेशन खत्म कर दिया था, कुछ वैसे ही ईरान में हो जाएगा। इसीलिए वॉर की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई, खमेनी के असैसिनेशन के साथ। Supreme leader Ali Khamenei has been मिस्टेक नंबर 2, खामेनी को विलेन समझना। अमेरिका ने यहाँ एक बड़ा मिसकैलकुलेशन किया। ट्रम्प को लगा था कि ईरान की जनता से उसे सपोर्ट मिलेगा तो वो खामेनी के एंड को वेलकम करेंगे। एक्चुअली उल्टा हुआ। उन्होंने खामेनी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट नहीं किया, दुनिया भर में शोक मनाया गया। इनफैक्ट इस एक मूव की वजह से दुनिया के कई शिया मुस्लिम्स एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट हो गए। आज पूरे ईरान में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो ट्रम्प को असैसिनेट करने की धमकी दे रहे हैं, रिवेंज की डिमांड कर रहे हैं। ये वीडियोस देखिए। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ इजराइल के बारे में सोचना। अमेरिका तैयार बैठा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा और इजराइल या फिर अमेरिका पर अटैक करेगा, लेकिन ईरान ने उल्टा किया। ईरान ने गल्फ देशों में अमेरिका के जो दोस्त है उन पर अटैक शुरू किए। इसमें डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऑयल एंड गैस फील्ड्स शामिल है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सारे देशों पर अटैक्स हुए, और ये सारे देश अमेरिका के सो कॉल्ड दोस्त कहलाते हैं। वो सब अमेरिका की ओर देखकर पूछ रहे हैं, वेयर द एफ आर यू? अमेरिका ने सोचा था कि ईरान बहुत ज्यादा समय के लिए ट्रेड रोक नहीं पाएगा, लेकिन अब ईरान ऑफेंसिव बढ़ा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ब्लॉक था ही, अब यमन के हूथीज की मदद से ये एरिया यानी बाब एल मंडेब भी ब्लॉक कर दिया गया है। अब अगर आप मैप को देखेंगे तो सऊदी अरेबिया को अगर अपना ऑयल अपने देश से बाहर भेजना है तो समंदर से 2 ही रास्ते हैं, एक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। 30 और 31 जुलाई के बीच यहाँ देखिए, जो शिप्स बाब एल मंडब से होते हुए सऊदी जाने वाले थे वो अचानक से रुक गए। उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, मतलब ईरान ने हूथीज का नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया था और इन शिप्स को डेंजर था। ट्रम्प ने जो भी प्लान किया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसी की वजह से गल्फ देशों में एक हड़बड़ी मची हुई है। वो सोचते हैं कि वॉर तो वेस्ट और ईरान के बीच में थी, लेकिन सबसे ज्यादा सफर हम सुन्नी देशों ने किया है। हमने आज तक सोचा था कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करेगा अगर हम उनसे दोस्ती बनाए रखेंगे, लेकिन अगर अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाएगा तो हमें अपने अपने तरीके ढूंढने होंगे। दिस वॉज अ वेक अप कॉल। वन आफ्टर अनदर मिस्टेक्स, मिसकैलकुलेशंस और खोखले वादों की वजह से अगर नुकसान किसी का सबसे ज्यादा है तो फिर वो है अमेरिका का, क्योंकि गल्फ देशों के साथ अमेरिका का रिलेशन एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का था, यानी कोई प्यार वगैरह नहीं था, बस कुछ जरूरतें थी, उसकी वजह से संबंध बनाए हुए थे एंड दैट्स इट। जब ये जरूरतें खत्म हो जाती है तो फिर उस रिलेशन का क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। अब तक ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 3, पाकिस्तान बिग पार्टनर्स। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच के संबंध नए नहीं हैं। इनफैक्ट जब से पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब से सऊदी और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हैं,
और ये रिलेशन सिर्फ हिस्टोरिक और रिलीजियस ना होते हुए इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमेन्स में भी स्पिल ओवर होते हैं। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का रखवाला मानता है और सऊदी अरेबिया इस्लाम का लीडर है बिकॉज ऑफ देयर होली सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना। तो ये दोनों देशों का एक साथ आना काफी लॉजिकल ही था। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में कई रिलीजियस स्कूल्स और मॉस्क्स को भी फंड किया है। इस्लामाबाद का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन फैसल मॉस्क को सऊदी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। सऊदी के किंग फैसल के ऑनर में पाकिस्तानी शहर लियालपुर का नाम बदल कर फैसलाबाद रख दिया गया था। अब इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर है। प्लस सऊदी ऑलमोस्ट 20 लाख पाकिस्तानी लोगों का घर है जो अलग अलग फील्ड्स में एम्प्लॉयड है और पाकिस्तान को अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर भेजता है। सऊदी अरेबिया का एक और रोल है और वो है पाकिस्तान का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तब सऊदी अरेबिया उन्हें लोन देता रहता है या उनके सेंट्रल बैंक में पैसे जमा कर देता है और ये लोन्स बार बार रोल ओवर होते हैं यानी एक्सटेंड होते रहते हैं, तो उन्हें रीपे करने की जरूरत ही नहीं होती। यानी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का पर्सनल ATM बन चुका है। और अब आते हैं मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन पर। अगर आपको लगता है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट पहली बार पिछले साल ही साइन हुई थी, देन यू आर रॉन्ग। पाकिस्तान और सऊदी के बीच मिलिट्री और डिफेंस एग्रीमेंट्स 1982 से ही चले आ रहे हैं। इसी मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तानी ट्रूप्स हमेशा से सऊदी के होली साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए स्टेशन रहते हैं। ये एग्रीमेंट 2005 में रिवाइज्ड हुई थी कॉल्ड द मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जहां ऐसा कहा था कि दोनों देशों के फोर्सेस जॉइंट ट्रेनिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। तब इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजने चाहिए। इनफैक्ट 2015 में सऊदी ने पाकिस्तान से कहा था कि यमन की वॉर में ट्रूप्स भेजो। तब पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी को चुना और उन्होंने अपने फोर्सेस यमन में नहीं भेजे। पाकिस्तानी संसद का मानना ये था कि सऊदी अरेबिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर अगर कोई सवाल उठता है या कोई डेंजर हो या होली साइट्स मक्का या मदीना पर अटैक के चांसेस हो, तब पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। लेकिन यमन में होने वाले युद्ध से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। 2025 के सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट में एक क्लॉज था that an attack on one would be considered an attack on all। तो 2026 के वॉर में जब सऊदी के रिफाइनरीज पर अटैक होने लगे तब पाकिस्तान ने उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भेजा। ये अनाउंसमेंट सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ट्विटर अकाउंट पर हुई थी। We welcome fighter jets from Islamic Republic of Pakistan as a part of strategic defense agreement। पाकिस्तान ने कहा कि ये फाइटर जेट्स अटैक के लिए नहीं थे, केवल ऑब्जर्वेशन के लिए थे। ये बात अप्रैल महीने की थी। मई में ऐसी खबर आई कि पाकिस्तान ने 8000 ट्रूप सऊदी अरेबिया में भेजे थे, प्लस JF-17 फाइटर जेट्स, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी सऊदी अरेबिया में भेजे थे। गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक 16 फाइटर जेट्स भेजे हैं। ये वही फाइटर जेट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर बनाते हैं। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन्स भी सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऐसा कहता है कि ये सारी डिप्लॉयमेंट केवल एक एडवाइजरी रोल में है ताकि वो सऊदी के मिलिट्री को ट्रेनिंग दे सके। इनफैक्ट गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये भी कहा कि 2025 के एग्रीमेंट के अंतर्गत 80,000 पाकिस्तानी ट्रूप सऊदी में डिप्लॉय हो सकते हैं। अब बात करते हैं तुर्की। तुर्की लिटरली अपना खुद का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इट इज कॉल्ड द स्टील डोम, जिसमें सेंसर्स, कमांड सिस्टम्स और मल्टीपल मिसाइल के लेयर्स हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के समय भी तुर्किश ड्रोन्स भारत में भेजे गए थे। अल्दो इन ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। लेकिन पॉइंट यह है कि तुर्की एंड पाकिस्तान आर क्लोज इनफ दैट देयर डिफेंस सिस्टम्स विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। ये रिमाइंडर उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं लेकिन तुर्की घूमने जाते हैं, जहां पाकिस्तान और वहां के लोगों को क्लियर है कि दोस्त कौन है और कौन नहीं। हमें भी अगले कदम सावधानी से रखने होंगे। अगर पाकिस्तान अपने अलायंसेस बना रहा है तो फिर भारत को भी सोचने की जरूरत है कि हमें कौन से अलायंसेस बनाने हैं। इजराइल ने एक ऑफर सामने रखी है। इजराइल अपना एक हेक्सागन बनाना चाहता है जिनमें ये देश शामिल हो सकते हैं। इजराइल, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और कुछ एशियन और अफ्रीकन देश भी होंगे। इस नए अलायंस का पर्पस रेडिकल शिया एक्सिस, ईरान, हिजबुल्लाह, हुथीज के अगेंस्ट काम करना होगा और इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस के अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहना भी। वैसे ही चाइना के सीपैक को काउंटर करने के लिए I2U2 भी अनाउंस हो चुका है। इंडिया, इजराइल, UAE और USA ये मेजरली ट्रेड रिलेटेड कोऑपरेशन पर फोकस करेगा। आज पाकिस्तान एशियन लैंड रूट्स को कंट्रोल करता है और इजिप्ट सुएज कनाल को, जिन्हें बाईपास करने के लिए IMEC बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ स्ट्रेटेजी यूज करना चाहता है।
Now here is where I diverge from Israel's proposed plan. हमें अगर दूसरे देशों के साथ स्ट्रैटेजीज बनानी है, अगर उनके साथ संबंध बनाने हैं, तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है टिल इजराइल कम्स अप विद अ हेक्सागन प्लान। हमने ऑलरेडी ग्रीस और साइप्रस के साथ संबंध शुरू किए हैं एंड आई फील दिस इज समथिंग दैट वी शुड डिप्लोमेटिकली परस्यू। बिकॉज प्रॉब्लम यही होता है कि हम रुकते हैं कि कोई और देश आके हमें पिक करेगा, हमें चूज करेगा, बट दैट्स रियली नॉट हाउ इट वर्क्स। जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में जिस तरह चीजें बदल रही हैं, जिस स्पीड से चीजें बदल रही है, वी कांट अफोर्ड टू सिट एंड वेट फॉर इट। हमें प्रोएक्टिवली जाकर उन देशों से संबंध बनाने होंगे जो इन सारे देशों के नेचुरल एनिमीज हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि हम पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस पूरे वॉर में पाकिस्तान से बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से ट्राई किया है कि अपना एजेंडा और अपना नैरेटिव आगे करने का। कैसे? 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले उन्होंने पीस टॉक्स करवाने की कोशिश की, जिससे वो ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर सके। पॉइंट नंबर 2, फिर उन्होंने ये मक्का अग्रीमेंट की, जिससे वो सुन्नी देशों के साथ अपने संबंध और गहरे कर सके और अपने आप को इंडिया के अगेंस्ट और सेफ कर सके। और पॉइंट नंबर 3, एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ऐसे में अगर इंडिया कुछ करता है तो पाकिस्तान के पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ये समझ के ही ये डील्स हो रही हैं। पाकिस्तान की एक खूबी है कि वो दोनों साइड से डील करने में माहिर है। चाइना और अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पाकिस्तान चाइना से भी सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे लेता है और अमेरिका की मदद से IMF से बेल आउट्स भी लेता है। पाकिस्तान के एयरफोर्स में चाइनीज जेट्स भी हैं और अमेरिकन जेट्स भी हैं। कई दशकों से दुनिया को लगता आया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी न्यूक्लियर आर्सेनल है, लेकिन 7 अगस्त 2026 को मक्का में उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत रीजनल केओस को अपने डिप्लोमेटिक आर्मर में कन्वर्ट करना है। अमेरिका ने ईरान में मिसकैलकुलेशंस किए, गल्फ देशों ने उसकी कीमत चुकाई, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा प्राइज पाकिस्तान ले गया। एक ऐसा ट्राई नेशन डिफेंस अम्ब्रेला जिसे सऊदी का पैसा और तुर्की की टेक्नोलॉजी बैकिंग दे रही है। ये बैकिंग पहले भी थी, लेकिन अब ये एज ए डिटरेंस काम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर उस दुनिया के लिए डिजाइन किया गया था जहां भारत के सामने सिर्फ एक बॉर्डर पर एक अकेला दुश्मन था, लेकिन वो दुनिया अब खत्म हो चुकी है। इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। आज अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक भी स्ट्राइक होती है तो उसकी गूंज रियाद और अंकारा तक सुनाई देगी। चेस बोर्ड पूरी तरह से बदल चुका है और इस नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में भारत का अगला मूव ही डिसाइड करेगा कि अगले 50 सालों तक साउथ एशिया की सिक्योरिटी किसके हाथ में होगी, भारत के या पाकिस्तान के। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके गाइज, मेरे ख्याल से जो है वो अब ऑपरेशन सिंदूर तो उन्होंने बोल दिया था इंडिया वालों के हम नहीं खत्म करेंगे, बिकॉज इंडिया अकेला नहीं है। अगर ये तीनों कंट्रीज साथ है तो इंडिया भी अकेला नहीं, उसके साथ रशिया है और भी कंट्रीज हैं जो उसकी दोस्त हैं, तो उसको अकेला मत समझे आप इंडिया को कि वो हम पे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प साहब भी चुप बैठ सकते हैं या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर सकता है? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए कैसे होगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।